नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे समाज के बारे में। देखिए, समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोक सेवा आयोग ने अपने कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति में नया सिलेबस दिया है हिंदी का, तो उसमें आप देखेंगे कि समाज है वहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं समाज क्या होता है और आखिरकार इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरे डेप्थ में इसमें जानेंगे और नोट्स भी बना रखे हैं। आप लोग इसी वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समास होता क्या है। समास का मतलब होता है संक्षेप करना, या फिर क्या हम कहें तो संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षिप्त मतलब किसी भी पद को छोटा करना। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप करके एक नए पद का निर्माण करना। अब पहले ये समझ लो कि पद आखिरकार होते क्या है। देखिए, कोई भी शब्द को जो हम जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको फिर क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। तो जो भी हमारे पद हैं उसको छोटा कर देना, बड़ा नहीं छोटा कर देना, क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। जैसे मैं कहूँ आ, 3 पथ या मार्ग। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ा रूप है। इसको मैं अगर शॉर्ट करूँ, इसका समास लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपथ। मतलब कि 3 पथ। अर्थ वही है, अर्थ कुछ बदला नहीं है, अर्थ वही है, पर उसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जैसे एक एक और उदाहरण है। जैसे मैं कहूँ लंबा है उदर जिसका। ठीक है, लंबा है उदर जिसका। तो इसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग कर देते हैं, लंबोदर, है नहीं। तो ये लंबोदर क्या हो गया, समास हो गया। हमने इतने बड़े पद को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया उसका रूप। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा समास कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हिंदी में जो समास है उसकी संख्या है 6। 6 प्रकार के समास पाए जाते हैं। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद होगा गौड़ और जो दूसरा पद होगा वो होगा प्रधान। इसको सिंपली में इस तरीके से समझिए। आपने कारक पढ़े होंगे, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, उन 8 प्रकारों में से पहला कर्म कारक और लास्ट अंतिम संप्रदान कारक, इनको छोड़ के बाकी 6 कारक क्या होंगे, जहां पे तोड़ने पर ये 6 कारक निकलेंगे। जब उनको तोड़ेंगे तो कारक विभक्तियां निकलेंगी, वहां पे हो जाएगा हमारा कारक। ठीक है, 6 कारक आएंगे। जैसे कि मान के चलो मैं कहूं मतदाता, मैंने एक शब्द लिखा मतदाता। अगर मैं इसको तोड़ूं, या इसका जो एक बड़ा रूप होगा वो क्या होगा, मत को देने वाला। ठीक है, मत को देने वाला। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ गया, तोड़ने पर को चिन्ह। को किसका होता है, कर्ता ने कर्म को। तो ये को का क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, कारक चिन्ह। तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अंदर भी 6 प्रकार होते हैं। अगर ऊपर दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है तत्पुरुष समास, तो हम क्या करेंगे, तत्पुरुष समास। अगर वहां पे लिखा है कर्म धारय तत्पुरुष समास, तो वहां पे कर्म धारय क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कारक अगर आपको अच्छे से आते हैं तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आपको फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला जो कारक है हमारा वो है दूसरा कारक कर्मधारय। यहाँ पे जो होता है 2 पदों में टूटेगा। जो भी हमारा समास है वो कितने पदों में टूटेगा, 2 पदों में। जो पहला पद होगा वह दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। पहला पद हमेशा क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। उसको क्या कहेंगे हम, कर्मधारय समास। अभी आगे नीचे वीडियो में इसको हम और डेप्थ से अच्छे से समझेंगे। फिर हमारा द्विगु समास, जिसका पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो। जैसे मैंने अभी आपको कौन सा बताया, त्रिपथ। ठीक है, इसमें क्या है, पहला पद, त्रि का मतलब क्या है, 3। मतलब कि ये क्या है, संख्यावाचक है ना। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा वो कौन सा होगा, द्विगु समास। फिर अगला है चौथा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, पहला और दोनों पद, दूसरा पद दोनों क्या हो, प्रधान हो। द्वंद्व का मतलब होता है टकराव। जहां पे दोनों ही पद क्या हो,
प्रधान हो और दोनों में ही एक टकराव उत्पन्न हो, उसको क्या कहेंगे हम? द्वंद्व समास। द्वंद्व देखो नाम से ही हो रहा है, द्वंद्व मतलब टकराव। ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। फिर है हमारा पांचवा बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में हम किसी का वास्तविक अर्थ ना लेके किसी उसका एक प्रचलित अर्थ ले लेते हैं। यहाँ पे ये अर्थ है, प्रचलित अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं नीलकंठ, ये एक क्या है? शब्द है। अब यहाँ पे नीलकंठ का अगर मैं अर्थ लूं तो क्या होगा? नीला गला, यही तो होगा इसका वास्तविक अर्थ। पर इसका वास्तविक अर्थ ना लेके हम इसमें एक प्रचलित रूप है नीलकंठ, किसके लिए? शिव के लिए। तो हम कौन सा रूप लेंगे? शिव का रूप लेंगे, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? बहुवीरी समास, जहां पे हम उसका वास्तविक अर्थ ना लेके, नीलकंठ का वास्तविक अर्थ क्या था? नीला गला, वो ना लेके कोई प्रचलित अर्थ लेते हैं जो बहुत प्रचलित हो, पहले से ही प्रचलित हो। ठीक है, वो अर्थ लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? बहुवीरी समास। फिर आता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या है? जहां पे हमारा क्या हो? पहला पद अव्यय हो, वहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास। चलो, तो जितने भी समास है इनको अब एक एक करके और अच्छे से समझते हैं। ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पूरे समास का। उम्मीद तो ये की मैंने की, पूरी कोशिश की कि मैं ऊपर ही आपको समझा दूं, पर नीचे पूरे नोट्स के साथ आपको और अच्छे से समझा देता हूं। तो पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। देखिए, मैंने कहा था कि पहला पद क्या हो? जिसका गौड़ हो, और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। मतलब मेन जो मुख्य भूमिका में हो वो कौन सा हो? दूसरा पद। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास के मैंने बताया कितने रूप हो जाएंगे? 6 रूप। यहां पे हम सिर्फ कर्म कारक, कर्ता कारक पहला, और दूसरा संप्रदान कारक, इसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे कारक हैं वो आएंगे, उनके विभक्ति चिन्ह आएंगे। ठीक है, वहां पे वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कर्ता के बाद कौन सा कारक आता है? हमारा कर्म। कर्म का प्रसर्ग क्या होता है? को। ठीक है, कर्म का प्रसर्ग क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। देखिए, जैसे ग्रह त्याग, ग्रहगत। ठीक है, ग्रह को आगत, यहां पे को चिन्ह क्या है? आ गया ना प्रसर्ग। कौन सा प्रसर्ग आया? हमारा को की वजह से दोनों क्या है? शब्द जुड़े हुए हैं। जहां पे तोड़ने पर हमारा, जिस पुरुष समास को तोड़ने पर कर्म कारक चिन्ह निकले, वहां पे क्या होगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहां पे भी कौन सा प्रसर्ग निकला? को। तो को किसका होता है? कर्म का। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। फिर कर्म के बाद कौन सा आ जाता है? करण। करण का चिन्ह कौन सा होता है? से। ठीक है, अगला जो दूसरा रूप है तत्पुरुष समास का वो कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। जिस समास को तोड़ने पर उसमें करण चिन्ह का कारक आए, ठीक है, करण कारक आए, उसको क्या कहेंगे हम? तत्पुरुष समास कहेंगे। और करण का चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। अब जैसे मैं कहूं हस्तलिपि, मतलब कि अगर इसको तोड़ें तो क्या होगा? हाथ से लिपित। लिपित, ठीक है, हाथ से लिपित मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? से विभक्ति चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा करण? तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। फिर अगला देखो उदाहरण, मुंह मांगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? मुंह से मांगा या मुंह द्वारा मांगा। तो यहां पे हमारा किसके द्वारा जुड़ा हुआ है ये पूरा शब्द? से के द्वारा। या तोड़ने पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है? से। तो ये कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। पर इसी के बाद कौन सा कारक आ जाता है? हमारा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास को तोड़ने पर संप्रदान कारक चिन्ह निकले उसको क्या कहेंगे हम? तत्पुरुष समास कहेंगे। और संप्रदान का जो चिन्ह होता है या विभक्ति चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? संप्रदान के लिए। जहां पे भी हमारा किसी समास को या किसी शब्द को तोड़ने पर के लिए आए बीच में, उसको क्या कहेंगे हम? संप्रदान तत्पुरुष समास। ये अंतर्गत किसके आएंगे? तत्पुरुष समास के। जैसे गौशाला है, तो गौशाला का अगर मैं तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा? गाय के लिए साला ना, तो बीच में कौन सा विभक्ति चिन्ह आ गया? के लिए। और जैसे है देशार्पण, देश के लिए अर्पण, तो देश के लिए क्या आ जाएगा बीच में? संप्रदान का आ गया ना विभक्ति चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। चलो अब आगे को देखते हैं। अगला क्या जाएगा फिर? अपदान। अपदान का कारक चिन्ह क्या होता है? से। जिस समास को तोड़ने पर
अपादान कारक का कारक चिन्ह आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण की तरफ देखो, गुणहीन है, इसका अगर मैं तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, गुण से हीन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, से। देखो अपादान और करण कारक में दोनों में ही से चिन्ह आता है, तो इसको जब आपने कारक अच्छे से पढ़े हैं और दोनों में अंतर जानते हैं तभी आप क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे अच्छे से। वैसे जो अपादान होता है ये अलग होने का भाव जहाँ पे आए वहाँ पे अपादान कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम है। अगर आपने कारक अच्छे पकड़ रखे हैं तो यहाँ पे आप तत्पुरुष समास में जितने भी कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, खासकर करण से और अपदान से, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए आप, पदभ्रष्ट, तो इसका क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा, से विभक्ति चिन्ह, तो से किसका है, अपादान का, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कारक, अपादान तत्पुरुष समास। चलो अब देखते हैं आगे को, अगला पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। जहां समास को तोड़ने पर या तत्पुरुष समास को तोड़ने पर संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह आए, और संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, हमारा का, के, की, रा, रे, री, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मैं कहूं राजमुकुट, तो ये क्या हो जाएगा, इस अगर इसको तोड़ें तो ये क्या होगा, राजा का मुकुट, तो यहाँ पे बीच में कौन सा कारक आ गया, का चिन्ह, तो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। वैसे ही है शिवालय, तो शिवालय का क्या हो जाएगा, शिव का आलय, तो यहाँ पे भी कौन सा है, का। या मैं कहूँ राजकोट, तो राजा का कोट, तो वहाँ पे भी कौन सा, को आ जाएगा विभक्ति चिन्ह। को किसका विभक्ति चिन्ह होता है, संबंध का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, समझ गए। और इसके बाद देखते हैं अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास को तोड़ने पर अधिकरण कारक चिन्ह के विभक्ति चिन्ह आए उनको क्या कहेंगे, हम अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। और इसका होता क्या है विभक्ति चिन्ह, मैं, पर, पे। अधिकरण का क्या होगा, मैं, पर, पे। तो यहाँ पे अब मैं, पर, पे के बाद क्या जाए, जैसे उदाहरण देके हम आप बीती को अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा इसका, आप पर बीती, आ गया ना पर। हमने आप बीती को तोड़ा तो बीच में कौन सा विभक्ति चिन्ह निकला, पर किसका है, अधिकरण का। या कला परवीन देखे, कला में परवीन, मैं किसका है, अधिकरण का, तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा जो अगला कारक होता है वो होता है संबोधन। पर मैंने बताया कि आपको पहला कारक कौन सा, कर्ता, और लास्ट अंतिम संबोधन, जिसमें हमारा क्या आता है, हे, अरे, ओ, कर्ता में क्या आता है, ने। ये छोड़ के बाकी जितने भी कारक आए तोड़ने पर उनको क्या कहेंगे हम, तत्पुरुष समास, समझ गए। तो चलो अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला तत्पुरुष समास। अब देखते हैं इसी का दूसरा, जो कि है हमारा कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, वह समास जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो। अब विशेषण क्या होते हैं, वह पद जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, पहला पद जो है दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, महापुरुष, अगर इसमें देखें तो तोड़ के देखें तो महा क्या है, महान मतलब, और पुरुष क्या है, पुरुष। अब यहाँ पे जैसे पुरुष है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, महान शब्द है नहीं, पहला शब्द क्या बता रहा है, दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, मतलब कि महा शब्द क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया, विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे दूसरा देखिए हम, भूरा भालू, यहाँ पे भूरा रंग भी क्या होती है, विशेषता होती है, तो भूरा क्या हो जाएगा, विशेषण, और भालू क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो जहाँ पे हमारा पहला पद विशेषण का या विशेषता बताने का कार्य करे वो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसके बाद जो अगला रूप है समास का, तीसरा रूप, वह है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद सदैव क्या हो, संख्यावाचक, जहाँ पे गिनती आए, संख्या क्या होती है, गिनती आए,
वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी है, ठीक है, पंचवटी का मतलब क्या होता है, 5 वटों का समूह। अब 5 शब्द क्या है, संख्या है। पहला शब्द क्या हो गया, पंच मतलब कि संख्यावाचक, तो संख्यावाचक जहाँ पे भी होगा पहला पद वो क्या होगा, द्विगु समास। सप्तद्वीप है, 7 द्वीपों का समूह, सप्त मतलब 7, तो सप्त यहाँ पे पहला शब्द क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। जहाँ पे भी पहला शब्द या पहला जो पद है वह क्या हो, संख्यावाचक हो, उसको क्या कहेंगे हम, द्विगु समास कहेंगे। चलो ये भी हो गया, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हमारा चौथा रूप है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है टकराव। जहां पे भी दो पदों में क्या निकले, टकराव निकले, दो पदों में टकराव निकले। अब ये टकराव कब होगा, जब पहला पद भी प्रधान होगा और दूसरा पद भी प्रधान होगा, तो दोनों पदों में क्या होगा, फिर टकराव आएगा। तो उस टकराव को क्या कहेंगे हम, द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, वह समास जिसमें क्या हो, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या हो, प्रधान हो, उसको क्या कहेंगे हम, द्वंद्व समास कहेंगे। इसके योजक चिन्ह होते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है जहां पे भी ये योजक चिन्ह लगे होंगे। जैसे हमारा एक तो क्या जाएगा, हमारा ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, और फिर आज कोई निशान आए और का या अथवा एवं, ये शब्द आते हैं, वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। चलो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे माता और पिता। देखो विभक्ति चिन्ह आया, यहाँ पे बीच में कौन सा आया, योजक चिन्ह आया, तो ये क्या है, हमारा द्वंद्व समास है, और दोनों ही क्या है, हमारे प्रधान है, तो दोनों में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दिन रात, सत्यासत्य, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं हम अगला क्या है हमारा, पांचवा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहां पे किसी शब्द का हम वास्तविक अर्थ ना लेके उसका क्या लेंगे, कोई प्रचलित अर्थ लेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे उदाहरण पे देखो, चतुर्मुख है, चतुर्मुख का अर्थ क्या होता है, 4 मुंह वाला, या जिसके मुंह 4 है, चतुर्मुख का मतलब 4। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है, चतुर आ गया यहाँ पे, मतलब कि पहला जो क्या है शब्द है वह क्या आ गया, संख्या आ गया, तो ये क्या हो सकता है। देखो ऐसे ही पे हमारा क्या होता है, ऐसे ही सवाल बनाता है जो हमारे परीक्षा केंद्र में, क्योंकि ये क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। तो चतुर मतलब 4 आ गया, 4 मतलब क्या आ जाएगा, द्विगु समास, पर ये द्विगु समास है नहीं। यहाँ पे बेसिकली हमारा पहला शब्द संख्यावाचक है, पर हम 4 मुंह वाले को हमेशा इसका प्रचलित अर्थ 4 ना लेके क्या ले रहे हैं, ब्रह्मा, उन्हीं को तो कहते हैं चतुर्मुख, है नहीं। तो 4 मुख, उनका जो 4 है उस शब्द को हमने क्या, उसका प्रचलित अर्थ नहीं ले रखा है ना, हमने क्या जो उसका वास्तविक अर्थ ले रखा है वो नहीं है, उसके लिए हमेशा से ही एक प्रचलित अर्थ है, वो क्या है, ब्रह्मा का। तो यहाँ पे द्विगु समासनार होके क्या आ जाएगा, हमारा बहुविधि समास। इन दोनों में अंतर करना यहाँ पे आप समझ लेना। जैसे एक और आता है इसी में, दशानन, ठीक है। अब ये क्या है, इसका अगर मैं अर्थ देखूं तो क्या आ जाएगा, 10 सर वाला। दशानन का मतलब क्या हो गया, 10 सर। तो यहाँ पे पहला शब्द क्या है, 10 मतलब कि संख्यावाचक, तो ये संख्या क्या किस में आ जाएगी, हमारा द्विगु समास में। पर ये द्विगु समास ना होकर हम 10 सिर वाले को हमेशा से किसके लिए कनेक्ट करते हैं, उसका एक प्रचलित अर्थ क्या है, रावण। हम कभी ये दुही कहते हैं रावण को, दशानन कहते हैं ना रावण को। अब रावण को ये दुही कहते हैं 10 सर वाला, रावण के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दशानन, और दशानन के लिए हम कभी 10 सिर वाला नहीं कहते हैं। दशानन मतलब क्या, उसका प्रचलित अर्थ रावण। तो यहाँ पे ये 10 हमारा द्विगु समास ना होकर कौन सा हो जाएगा, बहुविधि समास। अब एक और उदाहरण देखते हैं बहुविधि समास का, मक्खी चूस। मक्खी चूस का अगर मैं अर्थ निकालूं तो क्या हो जाएगा, मक्खी को चूसने वाला। पर ये तो ये है कि उसका अर्थ ही वो है, मक्खी चूस के लिए हम हमेशा एक प्रचलित अर्थ कौन सा है, कंजूस। कोई भी कंजूस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मक्खी चूस। अब ये उसका अर्थ ये तो ये है कि वो मक्खी को चूस रहा है, नहीं ना, तो उसका अर्थ क्या हो गया, कंजूस है वो। तो उसका क्या लेंगे, कोई प्रचलित अर्थ लेंगे, ना कि वास्तविक अर्थ। ये वास्तविक अर्थ हो गया, इसको हम नहीं लेंगे, और इसका क्या लेंगे, प्रचलित अर्थ। तो जहाँ पे भी हमारा वास्तविक अर्थ ना लेके उस
समास का हम कोई प्रचलित या दूसरा अर्थ ले तो उसको क्या कहेंगे, हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब है अंतिम हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको क्या कहेंगे हम, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, अव्यय, जिस पर क्या हो, लिंग वचन कारक किसी का भी प्रभाव ना पड़े। जैसे मैं कहूं और शब्द, ये क्या है, अव्यय है। अब मैं इसको लिखूं राम और श्याम, ये क्या है, और शब्द क्या है, अव्यय है। ये राम और श्याम पुल्लिंग के साथ नहीं बदला। अगर मैं इसी को कहूं सीता और गीता, स्त्रीलिंग के साथ आया तब भी और ही रहा, और ही नहीं हो गया स्त्रीलिंग के साथ, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जहां पे क्या हो, लिंग वचन कारक इन तीनों का ही प्रभाव ना पड़े, काल सॉरी, इन तीनों का ही प्रभाव ना पड़े, तो उसको क्या कहेंगे, हम अव्यय कहेंगे। जैसे प्रति है, प्रति को चाहे आप पुल्लिंग के साथ लिखो, स्त्रीलिंग के साथ लिखो, या भूतकाल में लिखो, भविष्य काल में लिखो, या वर्तमान काल में लिखो, ये क्या रहेगा, प्रति ही रहेगा। या एक वचन में लिखो या बहुवचन में लिखो तो क्या रहेगा, प्रति रहेगा। जिसका पहला पद क्या हो, हमारा अव्यय हो, और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, वो क्या कहलाएगा, अव्ययी। ठीक है, यथा शब्द है, आजीवन है। आ शब्द है, देखिए मैं स्त्री के साथ लगाऊं, सीता के साथ लगाऊं तब भी आ ही रहेगा। जैसे मैं कहूं सीता जी आजीवन क्या रही, वनवास काटा, आ रहा। राम जी ने आजीवन वनवास काटा, तो यहां पे भी आ ही रहा ना। बहुवचन के साथ भी आ ही रहा, स्त्रीलिंग के साथ भी आ ही रहा, और पुल्लिंग के साथ भी आ ही रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो जहां पे भी हमारा पहला शब्द अव्यय हो, वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो ये क्या है, हमारे समास के 6 रूप हैं। इनके बारे में हमने अच्छे से जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और आपने कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहे होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।